हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है जाबिश फिजिक्स। और हम बात करने वाले हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के। इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कंप्लीटली न्यूटन्स थर्ड लॉ को समझेंगे और उसके ऊपर न्यूमेरिकल्स करेंगे। लेक्चर फ्लो कुछ इस तरह होने वाला है कि सबसे पहले हम न्यूटन्स लॉज के स्टेटमेंट को, जो कि बहुत ही मतलब कि यूजफुल, आप यूज टू है उस स्टेटमेंट से, एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, उसको समझेंगे। और लेकिन उसमें जो एक्शन रिएक्शन पेयर के कंडीशंस हैं कि हर किसी को हम एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं कहेंगे और किस पेयर को हम एक्शन रिएक्शन पेयर कहेंगे, इसके लिए हमने कुछ पॉइंट समझा कि उसके लिए क्या क्या पॉइंट्स है। उस पॉइंट्स को अगर वो फॉलो करता है तो वो एक्शन रिएक्शन पेयर है, अन्यथा नहीं तो वो नहीं है। तो उसके बाद हम लोग एक्शन रिएक्शन पेयर के कंडीशन को समझेंगे, फिर उस पर एग्जाम्पल समझेंगे। फिर एग्जाम्पल समझने के बाद हम समझेंगे कि एक मैन जब किसी रस्सी को, स्ट्रिंग को पकड़ के लटकता है तो टेंशन क्या होगा, mg के साथ उसका क्या रिलेशन है। फिर हम लोग समझेंगे एक प्लेटफॉर्म के ऊपर, मतलब एक झूले के ऊपर कोई मैन बैठा हुआ है और वो एक रस्सी को खींच रहा है, तो उसे टेंशन कितना लगाना चाहिए जिससे वो झूला टूटे नहीं और झूला को ऊपर मूव करा सकता है और झूले को नीचे मूव करा सकता है। ऐसा आपने देखा होगा बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में जो पेंट करने के लिए वैसे प्लेटफॉर्म्स लगाकर ऐसे बैठा रहता है, या जो शीशा है उस शीशा को साफ करता है, तो वो पूरा फिजिक्स ही है वहां पर, वही झूला को यूज करता है जो झूला मैं यहां इस लेक्चर में बताने वाला हूं। तो उसके ऊपर कहानी होगी। फिर उसके बाद हम लोग समझेंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे लिफ्ट के ऊपर। तो लिफ्ट के कुछ पॉइंट्स को समझेंगे, जो पॉइंट्स यहां लिखा हुआ है। लिफ्ट के पॉइंट्स को एक्सप्लेन करेंगे यहां पर कि किस तरह से लिफ्ट के लिए जो भी पॉइंट्स है वो किस तरह से एक्सप्लेनेशन है उसकी, और किस तरह से उसको एक्सप्लेन करके आपके दिमागों तक बात पहुंचाई गई है। तो इन तक बने रहें और बेहतरीन अंदाज में ये पूरा लेक्चर आपको समझ में आने वाला है। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के सीरीज ऑफ लेक्चर का जितना भी लेक्चर है, उन सारे लेक्चर का एक कंप्लीट प्लेलिस्ट बनाएं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर यहां आई बटन पर मिल जाएगा, तो आप जाकर देख सकते हैं और अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। अगर आप न्यू व्यूअर हैं तो पहले तो आप सब्सक्राइब कर दो, फिर मैं गारंटी देता हूं कि लेक्चर के एंड में आप खुद कहोगे कमेंट करके कि सर मुझे ये बेहतरीन अंदाज में समझ में आया है, थैंक यू वेरी मच सर। और मैं इसे जरूर शेयर करूंगा अपने फ्रेंड सर्कल में। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप करते रहें और फ्रेंड सर्कल में रिकमेंड करते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं बिना वक्त जाए गए न्यूटन्स थर्ड लॉ। ठीक है, समझेंगे हम न्यूटन्स थर्ड लॉ। न्यूटन्स थर्ड लॉ हमने फर्स्ट लॉ कर लिया, उस पर क्वेश्चन कर लिया, सेकंड लॉ कर लिया, उस पर क्वेश्चन कर लिया, लेकिन अब हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, न्यूटन्स थर्ड लॉ। न्यूटन्स थर्ड लॉ बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। फॉर एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज equal and opposite reaction. There is always equal and opposite reaction. There is always equal and opposite reaction. लेकिन बात अब तक आप बस इतना ही पढ़ते आ रहे थे कि फॉर एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इस पर बहुत सारा एग्जाम्पल है। जैसे मान लीजिए कि आप स्केट बोर्ड पर खड़े हो जाइए और फिर उसके बाद दीवार को धक्का दीजिए, तो दीवार वहीं की वहीं रहेगी, आप पीछे चले आइएगा, क्योंकि आप किस पर खड़े हुए हैं, स्केट बोर्ड पर। लेकिन आप कहिएगा कि सर जब हम स्केट बोर्ड पर खड़े नहीं रहते हैं तब हम दीवार को धक्का देते हैं, तो स्केट बोर्ड मतलब दीवार को धक्का देते हैं तब हम पीछे नहीं आते। इस वजह से नहीं आते क्योंकि आप जब जमीन पर खड़े तो वहां पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी काम कर रहा है। लेकिन इस स्टेटमेंट को फील करने के लिए कि हर एक्शन के लिए इक्वल और अपोजिट रिएक्शन होगा, इस स्टेटमेंट को फील करने के लिए आपको स्केट बोर्ड पर खड़ा होना पड़ेगा। स्केट बोर्ड पर जब आप खड़े होकर दीवार को धक्का दीजिएगा तो आप फील कीजिएगा कि आप पीछे आ गए। और बहुत सारा एग्जाम्पल है और बहुत सारा एक्सपेरिमेंट है जो इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करता है। जैसे एक बलून में हवा भर दीजिए और उस बलून में हवा भरने के बाद आप छोड़ दीजिए, तो देखिए हवा बलून का इधर इस तरफ निकलेगी तो बलून आगे भागेगा और इस तरह ऐसे ऐसे जिगजैग मोशन वो करता हुआ नजर आएगा। या अगर आपको देखना है तो एक धागा ले लीजिए, आप क्या कीजिए, एकदम फ्री बैठे हुए हैं तो चलो कुछ एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। बीच में यहां से यहां धागा बांध दीजिए, इस धागे के अंदर इस धागे से एक पाइप पास करा दीजिए, ये पाइप पास हो गया और इस पाइप में एक बलून लगा दीजिए, एक बलून ऐसे चिपका दीजिए
और बलून में हवा भर के इसको छोड़ दीजिए, तो आप देखेंगे और इसको थोड़ा फील देने के लिए कि भाई ये रॉकेट है, तो ऐसा थोड़ा पॉइंटेड कर दो। अब जैसे ही आप हवा भर के छोड़िएगा तो देखिएगा कि इसमें से हवा कुछ ऐसे निकल रही है, ये एयर इस तरफ निकल रही है, और बलून आपका ये रॉकेट किधर भाग रहा है, इस तरफ भाग रहा है। तो ये हो गया एक्शन, और ये उसका क्या हो गया, रिएक्शन। ये आपने बचपन में बहुत सारा ऐसा एक्सपेरिमेंट किया होगा। तो ये बेसिकली एक्शन रिएक्शन है। बहुत सारा एक्सपेरिमेंट हो सकता है। एक आपको मैंने दीवार वाली बात बताई, दूसरा ये रॉकेट वाली बात बताई, आप घर पे कर सकते हैं। या नाव पर मान लीजिए आप खड़े हुए हैं और नाव पर से किनारे पर जंप करना है, तो जैसे ही आप जितना आगे जंप कीजिएगा, मान लीजिए 1 मीटर आगे जंप कर रहे हैं, तो नाव भी 1 मीटर किधर चली जाएगी, पीछे चली जाएगी, क्योंकि जब आप जंप कीजिएगा तो आप पैर से उसको ढकेलिएगा, तो वो हो गया रिएक्शन, एक्शन। और आप किधर जा रहे हैं, मतलब आप आगे जंप कर रहे हैं तो वो हो गया एक्शन, और इधर बोट पीछे चली गई तो वो क्या हो गया, रिएक्शन हो गया। तो हर एक्शन का हमेशा इक्वल और अपोजिट रिएक्शन होगा। लेकिन अब कुछ पॉइंट्स हम लोग समझेंगे कि हम कैसे पहचाने पॉइंट्स, हम कैसे पहचाने कि ये जो एक्शन है, मतलब पॉइंट्स फॉर एक्शन रिएक्शन, है ना। पॉइंट्स फॉर किसके लिए, एक्शन रिएक्शन के लिए। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है ताकि आप क्लासिफाई कर सके कि किसे हम एक्शन रिएक्शन पेयर कहेंगे। पॉइंट्स फॉर एक्शन रिएक्शन पेयर, ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है ताकि आपको समझ में आए कि हाँ किस पेयर को हम एक्शन रिएक्शन कहेंगे और किस पेयर को नहीं कहेंगे। तो कुछ पॉइंट्स क्या क्या है। सबसे पहले पॉइंट्स फॉर एक्शन रिएक्शन पेयर, तो सबसे पहला पॉइंट हो जाएगा कि इट इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड। सबसे पहले ये मान में, मतलब दोनों की वैल्यू कैसी होगी, सेम होगी। इट इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा। अगर एक 10 न्यूटन है तो दूसरा भी 10 न्यूटन होगा, एक 50 है तो दूसरा भी 50 होगा। दूसरी बात कि इट इज अपोजिट इन डायरेक्शन। ये कैसा होगा, डायरेक्शन में अपोजिट होगा। एक अगर अपवर्ड लग रहा है तो दूसरा किधर लगेगा, डाउनवर्ड। एक अगर नॉर्थ में लग रहा है तो दूसरा किधर लगेगा, साउथ में लगेगा। तो ये इट इज अपोजिट इन डायरेक्शन, इट इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड। उसके बाद तीसरा क्या है, तीसरा है कि इट एक्ट्स ऑन डिफरेंट बॉडीज। इट एक्ट्स ऑन डिफरेंट बॉडीज, इट एक्ट्स ऑन डिफरेंट बॉडीज। ये 2 डिफरेंट बॉडी पर लगना चाहिए। उसके बाद और क्या है, इसके बाद 3 पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट क्या है कि ये एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज। उसके बाद नेचर ऑफ फोर्स, नेचर ऑफ एक्शन रिएक्शन, नेचर ऑफ एक्शन रिएक्शन मस्ट बी सेम। नेचर ऑफ एक्शन रिएक्शन मस्ट बी सेम होना चाहिए। ये कंपलसरी है कि सेम होगा तभी हम उसको एक्शन रिएक्शन कहेंगे, नहीं तो नहीं कहेंगे। उसके बाद अगला पॉइंट क्या है कि दोनों का कांटेक्ट हो, मतलब एक्शन रिएक्शन के लिए दोनों बॉडी का कांटेक्ट हो, ये जरूरी नहीं है। दोनों बॉडी का कांटेक्ट हो, दोनों बॉडी का कांटेक्ट हो, ये जरूरी या जरूरी नहीं है। यह जरूरी नहीं है कि दोनों कांटेक्ट में हो ही, ठीक है। अब कुछ पॉइंट्स हम लोग देख लेते हैं। जैसे समझते हैं यहां पर एक ब्लॉक रखा हुआ है, ये जमीन है, इस जमीन पर एक ब्लॉक रखा हुआ है। इस ब्लॉक का मास कितना है, तो इस ब्लॉक का मास है मान लीजिए m। इस ब्लॉक का मास कितना है, m। और इस पर फोर्स किधर लग रहा है, तो इस पर नीचे लगेगा mg, नीचे लगेगा mg। और नॉर्मल किस पर लगेगा, तो नॉर्मल लगेगा इस पर, नॉर्मल लगेगा इस पर। अब आपसे सवाल किया गया कि बताइए कि क्या नॉर्मल और mg एक्शन रिएक्शन पेयर है। इज नॉर्मल एंड mg आर एक्शन रिएक्शन पेयर, एक्शन रिएक्शन पेयर, यस और नो।
थोड़ा सोचिए और इस पर जवाब दीजिए। क्या नॉर्मल, यहां पर जो नॉर्मल है और mg है, ये एक्शन रिएक्शन पेयर है? तो चलिए मान लेते हैं कुछ, अब जो पॉइंट्स है उस पॉइंट्स के थ्रू इसको जस्टिफाई करते हैं कि ये क्या है। मान लीजिए mg इस पर लगा 10 न्यूटन, तो नॉर्मल भी कितना लगा? 10 न्यूटन। अब पॉइंट्स देखते हैं, ठीक है। अच्छा 10 न्यूटन दोनों कैसे होगा? तो ब्लॉक हमने रखा, ये पिछले लेक्चर में भी बताया है कि ब्लॉक अगर हम रख रहे हैं, जैसे मान लीजिए इस पर ब्लॉक रखा, तो ना ही ब्लॉक उसको लेकर नीचे जा रहा है, ना ही वो हवा में जा रहा है। मतलब यहां पर नेट फोर्स कितना है? इस केस में नेट फोर्स कितना है? 0। और अगर एफ नेट 0 है, इसका मतलब दोनों फोर्स आपस में इक्वल है। तो नीचे कितना लग रहा है? 10 न्यूटन, और ऊपर कितना लग रहा है? 10 न्यूटन। अब ये है कि नहीं है इसको देखते हैं। सबसे पहले पहला पॉइंट देखते हैं, इट इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड। क्या ये दोनों मैग्नीट्यूड में इक्वल है? तो हाँ, मैग्नीट्यूड में इक्वल है। इसका भी 10 न्यूटन है और उसका भी 10 न्यूटन, दोनों मैग्नीट्यूड में इक्वल है। क्या इट इज अपोजिट इन डायरेक्शन? क्या ये डायरेक्शन में अपोजिट है? तो हाँ, डायरेक्शन में भी अपोजिट है। मतलब ये 2 पॉइंट तो इसके हित में जा रहा है, मतलब 2 पॉइंट बता सकता है। लेकिन अब आगे देखते हैं, इट एक्ट्स ऑन डिफरेंट बॉडीज। क्या ये डिफरेंट बॉडीज पर लग रहा है? तो ध्यान से देखिए, mg, ये mg किस पर लग रहा है? ये mg लग रहा है ऑन ब्लॉक, क्योंकि m किसका यूज कर रहे हैं हम लोग? m किसका यूज कर रहे हैं? ब्लॉक का। तो इसका मतलब ब्लॉक पर ये mg किस पर लग रहा है? ब्लॉक पर। और नॉर्मल भी किस पर लग रहा है? जमीन किस पर फोर्स लगा रही है? ये mg किस पर लग रहा है? ब्लॉक पर। लेकिन ये नॉर्मल भी किस पर लग रहा है? जमीन किस पर लगा रही है? ब्लॉक पर लगा रही है। तो n भी ये किस पर लग रहा है? ऑन ब्लॉक, है ना? ऑन ब्लॉक। तो अब देखें ध्यान से कि दोनों डिफरेंट बॉडी है कि सेम बॉडी है? सेम बॉडी है। और पॉइंट क्या कहता है कि इट एक्ट्स ऑन डिफरेंट बॉडीज। तो ये पॉइंट तो गड़बड़ हो गया। यहां आगे का और चेक करते हैं। नेचर ऑफ एक्शन रिएक्शन मस्ट बी सेम। नेचर किसका? नेचर ऑफ फोर्स। इसको थोड़ा और इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए फोर्स ऐड कर लीजिए। नेचर ऑफ फोर्स। अब फोर्स, दोनों ही फोर्स, मतलब एक्शन रिएक्शन मतलब 2 फोर्स होगा, एक एक्शन फोर्स और एक रिएक्शन फोर्स। वो दोनों ही फोर्स का नेचर कैसा होना चाहिए? सेम होना चाहिए। अब नेचर सेम होगा, ये कैसे देखेंगे? तो mg जो इस पर लग रहा है, ये आपने बचपन में पढ़ा होगा कि ये जो mg लग रहा है इसको हम लोग गुरुत्वाकर्षण बल बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। ये कौन सा फोर्स हो गया? ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल हो गया, ग्रेविटेशनल फोर्स। अच्छा, नॉर्मल जो लग रहा है, तो पिछले लेक्चर्स को रिकॉल कीजिए। अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए। पिछले लेक्चर में मैंने बताया कि नॉर्मल, रिएक्शन और टेंशन, ये दोनों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। दोनों कैसा फोर्स है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। तो ये जो नॉर्मल लग रहा है, ये कैसा फोर्स? ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। अब आप ईमानदारी से बताइए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, अब आप ईमानदारी से बता सकते हैं कि नॉर्मल का नेचर है कैसा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाला। mg का नेचर है कैसा? ग्रेविटेशनल फोर्स वाला। तो ये पॉइंट को तो सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट और देख सकते हैं, दोनों बॉडी कांटेक्ट में हो, तो यहां जरूरी की बात, मतलब हो भी सकता है कांटेक्ट में और नहीं भी हो सकता, उसके लिए कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अब ध्यान से देखिए, दोनों बॉडी का कांटेक्ट हो ये जरूरी नहीं है। कांटेक्ट होगा तो भी ये एक्शन रिएक्शन काम कर सकता है, और नहीं होगा तो भी एक्शन रिएक्शन काम कर सकता है। अब इस पॉइंट में 2 पॉइंट तो इसके सपोर्ट में था, लेकिन ये पॉइंट और ये पॉइंट इसके सपोर्ट में नहीं है। इस वजह से हम यहां बोल देंगे, अगर ये सवाल है कि इज नॉर्मल एंड mg आर एक्शन रिएक्शन पेयर, तो ये हो जाएगा नो। और क्यों नहीं होगा उसका एक्सप्लेनेशन ये हो गया कि ये कहां लगना चाहिए? 2 डिफरेंट बॉडीज पर। लेकिन हम देख रहे हैं कि mg जो लग रहा है वो भी ब्लॉक पर लग रहा है, और नॉर्मल भी लग रहा है किस पर लग रहा है? ब्लॉक पर लग रहा है। तो ये दोनों ही सेम बॉडी पर लग रहा है ना? बॉडी यहां कैसा हो गया? इससे क्या पता चला कि दोनों बॉडी कैसा है? सेम, डिफरेंट नहीं है, सेम बॉडी हो गई। उसके बाद दोनों का नेचर भी कैसा है?
सेम होना चाहिए, पॉइंट क्या कहता है, सेम होना चाहिए, लेकिन क्या है, डिफरेंट है। इस वजह से ये नॉर्मल, और अगर कहीं लिखा हुआ मिले या कहीं आप देख लें नोट्स में कि ऐसा लिखा हुआ है कि नॉर्मल एंड एमजीआर एक्शन रिएक्शन पेयर, तो तुरंत आपको वहां पर उसको क्या कर देना है, क्रॉस कर देना है, और उसका एक्सप्लेनेशन आपको देकर उसको सही करना है कि वो क्यों नहीं है एक्शन रिएक्शन पेयर। बात समझ में आ रही है? तो अब दूसरा एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कि एक्शन रिएक्शन का दूसरा एग्जाम्पल कि हाँ, जहां पर हम एक्शन रिएक्शन पेयर को देख सके। पहले आप इतना नोट कीजिए, फिर उसके बाद आगे बात करते हैं। बोर्ड साफ कर दें। चलिए देखिए, तो यहां पर नॉर्मल और एमजी, बात नहीं, नॉर्मल और एमजी क्या है, एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं है। तो कौन सा पेयर एक्शन रिएक्शन होगा? तो आइए देखते हैं। मान लीजिए कि, मान क्या लीजिए, ऐसा है ही कि ये हमारा है अर्थ, और इसके चारों तरफ कौन घूम रहा है, चांद, ठीक है, और ये इसको चक्कर लगा रहा है, और आपसे पूछा जाएगा कि ये दोनों के बीच में कौन सा फोर्स लग रहा है, तो आप कहिएगा ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, जिसके वजह से पूरा हमारा सोलर सिस्टम एग्जिस्ट कर रहा है। तो अर्थ पर फोर्स लगा रहा है मून, तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स है Fg। मून पर फोर्स कौन लगा रहा है, अर्थ, तो ये है ग्रेविटेशनल फोर्स। अब आप ध्यान से देखिए, क्या अर्थ और मून के बीच में कोई रास्ता है, कोई कांटेक्ट है? कोई कांटेक्ट नहीं है, लेकिन ये दोनों ही क्या कहलाएगा, एक्शन रिएक्शन। क्यों कहलाएगा? क्योंकि ये दोनों इक्वल इन मैग्नीट्यूड होगा, ये दोनों क्या होगा, अपोजिट इन डायरेक्शन है, अपोजिट इन डायरेक्शन है। उसके बाद ये दोनों डिफरेंट बॉडीज पर भी लग रहा है, ये इस पर अर्थ पर लग रहा है और ये किस पर लग रहा है, मून पर लग रहा है। उसके बाद दोनों का नेचर कैसा है, सेम है, दोनों का नेचर सेम है, क्योंकि दोनों ही फोर्स कैसा फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। उसके बाद दोनों बॉडी कांटेक्ट में है, वो ये जरूरी नहीं, यहां कोई कांटेक्ट नहीं, लेकिन इसके बावजूद ये दोनों फोर्स क्या कहलाएगा, एक्शन रिएक्शन पेयर, एक्शन रिएक्शन। दूसरा एग्जांपल जो आप आगे की क्लास में पढ़िएगा, क्लास 12 में पढ़िएगा, इलेक्ट्रिक चार्ज। यहां पर है प्लस चार्ज Q1, यहां पर भी है प्लस चार्ज, और ये है Q2। और आपको पता है कि लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर और अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। तो ये दोनों लाइक चार्ज है, एक जैसा चार्ज है, तो एक जैसा चार्ज एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो यहां पर फोर्स लगाएगा 2 पर, किसके वजह से, 1 की वजह से। तो ये उसको उधर ढकेलेगा, ये 2 वाला इसको इधर ढकेलेगा, तो ये हो जाएगा 1 पर फोर्स लग रहा है, किसके वजह से, 2 की वजह से। तो ध्यान से देखिए, ये दोनों ही क्या कहलाएगा फिर, एक्शन रिएक्शन। क्यों एक्शन रिएक्शन कहलाएगा? क्योंकि यहां पर F21 और F12 दोनों का मैग्नीट्यूड कैसा है, सेम। क्यों मैग्नीट्यूड सेम है, और ये आप कैसे कह सकते हैं? तो देखिए, आप आगे पढ़िएगा, फोर्स का फॉर्मूला, ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला होता है Gm1m2/r²। तो ये फॉर्मूला जब आप पुट कीजिएगा तो दोनों के लिए ही पुट कीजिएगा। तो यहां आप क्या पुट कीजिएगा, मास ऑफ अर्थ इंटू मास ऑफ मून, और दोनों के बीच की दूरी जो है r। तो क्या मैग्नीट्यूड दोनों का सेम नहीं होगा? फिर आप यही फॉर्मूला यहां पुट कीजिए, तो इसका फॉर्मूला आता है F बराबर K/Q1/Q2/r²। अब ध्यान से देखिए, ये फॉर्मूला आप दोनों के लिए ही डालिएगा, तो मैग्नीट्यूड दोनों का क्या होगा, सेम होगा, है ना। उसके बाद दोनों अपोजिट इन डायरेक्शन है, दोनों अलग अलग बॉडी पर लग रहा है, ये Q2 पर लग रहा है और ये किस पर लग रहा है, Q1 पर लग रहा है। उसके बाद दोनों का नेचर कैसा है, सेम है, दोनों का दोनों इलेक्ट्रिक फोर्स है, दोनों का दोनों कैसा फोर्स है, इलेक्ट्रिक फोर्स है। इसलिए ये दोनों को ही हम क्या कहेंगे, एक्शन रिएक्शन पेयर कहेंगे। तो आपने देख लिया कि नॉर्मल और एमजी एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, उसका प्रॉपर आपके पास एक्सप्लेनेशन है कि क्यों नहीं होता है, और जो होता है वो कैसे होगा, और उसका भी आपके पास प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है। तो आप किसी को भी या किसी के भी कंफ्यूजन को क्लियर कर सकते हैं। अब हम लोग थोड़ी सी और बात करेंगे इस पर, ध्यान से देखिए। मान लीजिए कि एक रस्सी है, 2 फिगर समझेंगे उससे। एक रस्सी है और ये रस्सी यहां पर, इस रस्सी को पकड़ के ठीक है, पकड़ के कोई लड़का, कोई में किसको ले लिया जाए, गेमिंग कॉर्नर, जफर जो है वो इस रस्सी को पकड़ के क्या है, लटका हुआ है ऐसे,
अब ये रस्सी को पकड़ के जब लटका हुआ है तो रस्सी में टेंशन क्रिएट होगा। आपको पता है रस्सी में क्या क्रिएट होगा? टेंशन। तो रस्सी में टेंशन, तनाव क्रिएट होगा, तो टी ऊपर की तरफ और इसका mg किधर जाएगा? नीचे की तरफ, है ना। ये फिगर मैंने ऐसे बनाया है, लेकिन जब रस्सी पे लटकेगा तो रस्सी और बॉडी एक लाइन में आ जाएगी, इसलिए टेंशन सीधे। तो ये इसका अगर हम क्या बनाए? FBD, तो टेंशन जाएगा ऊपर और mg जाएगा नीचे। तो T बराबर कितना हो गया? T बराबर कितना हो गया? mg। बात समझ में आ रही है? T बराबर mg। ये कब है? जब नेट फोर्स कितना है? 0, मतलब ये लटका हुआ है। ये क्या किए हुआ है? लटका हुआ है। अब ध्यान से देखिए, इससे आप बहुत सारा काम कर सकते हैं। दूसरी चीज, एक पॉइंट और बता देता हूं। ये इसने रस्सी के एंड को पकड़ा हुआ है। अब रस्सी के एंड को पकड़ा हुआ है तो इस पूरे रस्सी के किसी भी, और रस्सी क्या है? मासलेस। ये हमने कंस्ट्रेंट में पढ़ा था कि रस्सी अगर मासलेस है और इनएक्सटेंसिबल है, मतलब खींचने पर लमड़ने वाला नहीं है, तो उसके हर पॉइंट पर टेंशन क्या होगा? सेम होगा। तो इस वाले कंडीशन में टेंशन जो है वो हर जगह क्या होगा? सेम होगा। लेकिन एक ऐसा भी सिचुएशन है जहां टेंशन सेम नहीं भी हो सकता है। वो सिचुएशन क्या है? देखिए ध्यान से। मान लीजिए जफर ने कहा कि नहीं, ये रस्सी पकड़ लिए हैं, इससे मेरा हथेली थोड़ा वो हो गया, अब दूसरा रस्सी लेते हैं, और इसने अब यहां पकड़ लिया, ठीक है। तो यहां पकड़ लिया है और अब ये रस्सी यहां ऐसा हो जाएगी, ऐसी हो जाएगी। अब टेंशन सिर्फ कहां तक है? यहीं तक है। इतने में कोई टेंशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये जिस पॉइंट को पकड़कर फोर्स लगा रहा है, जिस पॉइंट को पकड़ के लटक रहा है, इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे? पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन के चेंज होने से इफेक्ट चेंज हो जाता है। तो अब फोर्स बस इससे ऊपर है, इसके नीचे कोई फोर्स नहीं है। तो आप देखिएगा, आप रस्सी का एक छोर पकड़ के लटकिए तो पूरी रस्सी में तनाव महसूस होगा या दिखेगा तना हुआ। लेकिन अगर आप रस्सी को थोड़ा एक हाइट पर पकड़ लीजिए तो नीचे की रस्सी कैसी रहेगी? ढीली रहेगी, क्योंकि इसके ऊपर टेंशन है, उसके नीचे टेंशन नहीं है। तो इस केस में टेंशन सिर्फ कहां तक है? यहां तक। इतने में कोई टेंशन नहीं है। और जिस पॉइंट को ये पकड़ के लटका हुआ है, उस पॉइंट को क्या बोलेंगे हम लोग? पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, क्योंकि उसी पॉइंट पर फोर्स लग रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। लेकिन सिचुएशन यहां भी वही है कि नेट फोर्स कितना है? 0। तो T बराबर क्या हो गया? mg। T बराबर क्या हो गया? mg। अब मान लीजिए आपको दिया जाए कि कोई रस्सी है और तुमको पकड़ के लटकना है, तो समझ जाइए कि आपको वो रस्सी कितना बर्दाश्त कर सकता है, आपके वेट जितना। अगर मान लीजिए आपका वजन है 100 kg, तो फोर्स वेट कितना हो जाएगा? 1000। तो रस्सी 1000, रस्सी में टेंशन कितना क्रिएट होगा? 1000। अगर 1000 टेंशन, वो उसके अंदर कैपेबिलिटी है कि वो 1000 टेंशन क्रिएट करके बर्दाश्त कर सकता है, तो आप लटके रहिएगा, नहीं तो भट से ठट हो जाइएगा। बात समझ में आ रही? तो T बराबर किसके? mg के। तो अगर ये बराबर नहीं है तो फिर दो आवाज आएगी, एक रस्सी टूटने की, दूसरा जमीन फूटने की, और तीसरा सर फूटने की। बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत इतना में? तो ये बात है। अब इसको नोट करो, पहले इसको नोट कीजिए, फिर आगे बात करते हैं। चलिए देखिए, अब जो अभी हम लोगों ने समझा है उसको थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और कुछ और एग्जाम्पल लेकर उसको और अच्छे से समझते। देखिए, मान लीजिए कि आपने ऐसा झूला देखा होगा, या किसी अच्छे म्यूजियम में जाइएगा, अगर हर शहर में म्यूजियम होता है, कुछ अच्छे म्यूजियम में जाइएगा तो वहाँ कुछ, या साइंस सिटी में जाइएगा तो ऐसा आपको देखने को मिलेगा। और अगर साइंस सिटी में नहीं मिल रहा है तो आपको मिलेगा जहाँ बड़ी बड़ी इमारत है, वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि जो दीवार पेंट करता है या शीशा साफ करता है, फॉरेन वॉरेन में ऐसा वीडियो आपको देखने को मिला होगा, है ना। जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग के दीवार को पेंट करता है वो क्या करता है? इसी तरह का झूला, और यही कॉन्सेप्ट यूज़ करता है। होता क्या है? देखिए, ये एक पुली है, बात नहीं करो, ये एक पुली है, और इस पुली से इसे बोलते हैं हम लोग प्लेटफॉर्म, इसको बोलते हैं प्लेटफॉर्म। ये यहाँ जुड़ा होता है,
ठीक है, ये यहाँ जुड़ा होता है, ये प्लेटफॉर्म है और ये ऐसे जाकर यहां पर आया रहता है और यहां पर एक आदमी है जो इस रस्सी को पकड़े रहता है। ठीक है, इस रस्सी को पकड़े रहता है। अब इस रस्सी को जब पकड़े हुआ है या इसको ऐसे समझ लीजिए कि ये रस्सी यहां बंधी हुई है। ठीक है, तो ये प्लेटफॉर्म हो गया, ये आदमी है जो इस पर चढ़ा हुआ है। ठीक है, और पकड़े हुआ था, इसलिए अगर आप पकड़ने वाला केस लीजिएगा तो पकड़ने से मतलब यह है कि ये अपने हाइट को ऊपर नीचे कर सकता है। बेसिकली जो बड़ी बिल्डिंग को पेंट करने का कॉन्सेप्ट है, उस पर क्या होता है कि ये ऐसा आपने देखा होगा कि ऐसा बाल्टी वाल्टी लेकर ऐसे खड़ा हुआ है और उसी प्लेटफॉर्म पर ही वो पेंट का डब्बा रखे हुआ है और हाथ में ऐसे और पूरा दीवार पेंट कर रहा है। फिर इसको थोड़ा ऊपर जाना हुआ तो ऐसे रस्सी खींचता है तो ये हाइट उसका बढ़ जाता है, फिर ऊपर वाले हिस्से को पेंट करता है। नीचे जाना रहता है तो रस्सी ढीला करता है और नीचे पहुंचकर फिर नीचे वाले हिस्से को पेंट करता है। तो ये कॉन्सेप्ट है ना, इसको हम लोग झूला बोल सकते हैं। ठीक है, साइंस सिटी किसी बड़े शहर में, अच्छे शहर में जाइएगा, वहाँ साइंस सिटी में ऐसा दिया रहता है कि आप अपने आप को, उसमें क्या रहेगा कि आप अपने आप को कितना खींच सकते हैं, ये आप कर सकते हैं। पुली लगा करके एक कुर्सी में रस्सी बांध लीजिए और एक पुली से ऐसे रस्सी ले आइए और आप खुद बैठ जाइए, तो आप कितना उसको खींच सकते हैं। तो कितना खींचने के लिए कितना फोर्स लगाना होगा ये अभी आपको समझ में आ जाएगा। तो ये प्लेटफॉर्म है। अब इस प्लेटफॉर्म का मास मान लीजिए क्या ले लेते हैं हम लोग, स्मॉल एम। प्लेटफॉर्म का मास क्या हो गया, स्मॉल एम। यहां पर आदमी है और इसका मास कितना है, कैपिटल एम। तो स्मॉल एम क्या हो गया, मास ऑफ प्लेटफॉर्म, मास ऑफ प्लेटफॉर्म, मास ऑफ प्लेटफॉर्म। कैपिटल एम क्या हो गया, मास ऑफ मैन, मास ऑफ मैन। अब ध्यान से देखिए, जो आपने पिछले लेक्चर में पढ़ा है वही चीज अब यहां यूज होने वाला है। इस पर नेट फोर्स कितना लग रहा है, अगर कहें कि इफ एफ नेट इज इक्वल टू 0, अगर नेट फोर्स मान लीजिए इस पूरे सिस्टम पर कितना है, 0, क्योंकि रुका हुआ है, पेंट कर रहा है, मतलब प्लेटफॉर्म वहीं पर है और वहीं पर है, इसका मतलब कि नेट फोर्स कितना हो गया, 0। तो ध्यान से देखिए, इसको अगर हम एज वन सिस्टम मान लें, इसको हम क्या मान लिए, वन सिस्टम, तो इस पूरे वन सिस्टम का टोटल मास कितना हो गया, इफ नेट इज इक्वल टू 0, तो टोटल मास ऑफ द सिस्टम क्या हो गया, टोटल मास ऑफ द सिस्टम, टोटल मास ऑफ द सिस्टम क्या हो गया, कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम। ये स्मॉल एम है, कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम, टोटल मास हो गया कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम। कोई दिक्कत इतना में। अब आप ध्यान से देखिए, इस पूरे सिस्टम पर नीचे वेट लगेगा कितना, टोटल मास कितना, कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम। तो कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू जी, यही ना वेट होगा, क्योंकि हम पूरे को एज वन माने हुए हैं, वन सिस्टम। तो इसका मास प्लस इसका मास और इंटू जी, ये वेट हो गया इसका। अच्छा, ऊपर कितना फोर्स लगेगा, तो ध्यान से देखिए, ये पूरी एक ही रस्सी है, तो जो टेंशन यहां पर होगा वही टेंशन यहां पर होगा। तो ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, 2t के बराबर। ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, 2t के बराबर। तो ऊपर हो गया 2t। तो अब हम इक्वेशन अगर लिखें तो हम इक्वेशन क्या लिख सकते हैं, हम इक्वेशन लिख सकते हैं कैपिटल एम इन प्लस स्मॉल एम इंटू जी इज इक्वल टू कितना, 2t। ये आ गया आपका टेंशन। तो t यहां से हम निकाल सकते हैं, t की वैल्यू क्या हो जाएगी, t की वैल्यू हो जाएगी कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम, कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम अपॉन जी, अपॉन 2g। उल्टा हो गया, mg अपॉन 2। बात समझ में आ रही है। अब इसमें मान लीजिए, मान लेते हैं कि m बहुत बड़ा है, इफ जो आदमी है उसका मास बहुत बड़ा और प्लेटफॉर्म का मास बहुत छोटा है, क्योंकि बेसिकली ये लकड़ी का होगा और लकड़ी का वजन उतना होता नहीं है, लेकिन जो आदमी खड़ा है उसका मान लीजिए 80 kg है या 60 kg और लकड़ी मान लीजिए 5 kg है, तो बहुत कम है। तो कैपिटल इफ मान लेते हैं कि आदमी बहुत ज्यादा और प्लेटफॉर्म का मास बहुत कम है, देन इस कंडीशन में ये जो m प्लस m है ये सिंपली लगभग किसके बराबर होगा, m के बराबर। क्यों, क्योंकि एक मास बहुत बड़ा है और दूसरा मास बहुत छोटा है। तो छोटे मास को हम क्या कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं। देन इफ इतना है, देन स्मॉल m कैन बी इग्नोर,
इसको हम क्या कर दिए, इग्नोर कर दिए। या इसको और अच्छे से आपके समझने के लिए लिखें तो क्या लिख सकते हैं, देखिए जगह चाहिए था। इफ कैपिटल एम बहुत बड़ा है किससे, स्मॉल एम से, दैट इज स्मॉल एम इज कितना, नेग्लिजिबल। नेग्लिजिबल मतलब कि ना के बराबर, नेग्लिजिबल मतलब ना के बराबर। जब नेग्लिजिबल होगा तो हम एम को क्या कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं। तो कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम लगभग क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा। अब इस फॉर्मूला को देखिए, इसमें आप कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम को क्या लिख सकते हैं, एम। तो एम जी बाई टू, एम जी बाई टू। मतलब अगर आप 60 kg के हैं तो आपको कितना टेंशन लगाना पड़ेगा, 60 kg के हैं तो 60 गुने 10, 600/2 मतलब 300 न्यूटन टेंशन आपको लगाना पड़ेगा। मतलब अपने मास, अपने वेट का आधा आप लगाइएगा तो ही आप इसको बैलेंस कर पाइएगा, और उससे ज्यादा लगाइएगा तो ऊपर एक्सेलरेट कर पाइएगा। अगर T इतना है mg/2, आप इतना लगा पा रहे हैं उस झूले पर बैठकर, तो झूला रुका हुआ रहेगा, है ना। अगर मान लेते हैं कि लेट m बराबर कैपिटल M की वैल्यू ले लेते हैं 60 kg, तो कितना हो जाएगा ये 60 गुने 10/2, तो कितना हो गया 300 न्यूटन। इतना आपको टेंशन लगाना पड़ेगा तो ही आप क्या रहिएगा, स्थिर रहिएगा, मतलब स्टेशनरी रहिएगा, एट रेस्ट। लेकिन अगर आपको ऊपर जाना है, मान लीजिए आपने इतना लगा करके उस दीवार को पेंट कर लिया, अब आपको ऊपर जाना है, तो अब आपको 300 न्यूटन से ज्यादा लगाकर उसको क्या करना पड़ेगा, खींचना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है। अब एक चीज थोड़ा अगर आप दिमाग लगाएं तो दो केस, एक केस ये था रस्सी वाला, इस वाले केस में T ऊपर था और mg नीचे, T बराबर mg। यही आदमी, इसी आदमी को इस पर लटका दे तो T कितना हो जाएगा, 60 गुने 600 न्यूटन। ये फिजिक्स का कमाल है। क्या है फिजिक्स का कमाल, देखिए सिंगल रस्सी पर पकड़ के ऐसे थोड़ी पेंट कीजिएगा आप, ऐसे पेंट कीजिएगा तो फिर लफड़ा फंस जाएगा। ऐसे में आप एक हाथ से एक चीज को पकड़ के ज्यादा देर रह भी नहीं सकते हैं, पूरे तुरंत में हाथ में दर्द शुरू हो जाएगा। तो यहां पर आप देखें, जब एक रस्सी से लटका हुआ था तो T कितना आया, 600 न्यूटन। ये तो बहुत ज्यादा है 600 न्यूटन। लेकिन आपने क्या किया, फिजिक्स का यूज किया और एक पुली लगा करके उस रस्सी को थोड़ा घुमा दिया। अब आपको टेंशन कितना देना पड़ रहा है, 300 न्यूटन। मतलब पुली लगाने से क्या आपके द्वारा जो फोर्स लग रहा है, या आपका काम थोड़ा आसान हो गया, रिलायबल हो गया। क्योंकि जब सिंगल था तो 600 देना पड़ रहा था, और अब जब आपने पुली लगा लिया तो एकदम क्या हो गया, आधा हो गया। तो अगर मान लीजिए कि 2-3 पुली और जोड़ दे तो ये और क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो पुली का यूज यही है कि पुली आपके द्वारा जो एफर्ट है, किसी भी चीज को आप इजीली खींच सकते हैं। अगर अकेले आप खींचिएगा तो फिर बहुत मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन उसी तार को 1 पुली, 2 पुली, 3 पुली, 4 पुली ऐसा करके खींचिए तो आप एकदम ऐसे आराम से ऐसे आप खींच सकते हैं उसको। तो पुली लगाने से आपका एफर्ट कम हो जाता है, आपके लिए जो अप्लाइड फोर्स है वो कम कर देगा, लेकिन रिजल्ट वही है, रिजल्ट वही मिलेगा। तो यहां पर एक कंडीशन हमने समझा, ये सब न्यूटन्स थर्ड लॉ में आ रहा है। तो हमने एक झूले का केस लिया जिसमें हमने देखा कि झूले में अगर हम पुली के ऊपर से तार लेकर आएंगे तो टेंशन हमको आधा लगाना पड़ेगा, लेकिन अगर सिंगल रस्सी पर लटकेंगे तो टेंशन कितना देना पड़ेगा, है ना, mg जितना। अगर उसी को पुली के ऊपर झूला लगा देंगे तो कितना हो जाएगा, mg/2। अब इसमें हम लोग समझेंगे कि ऊपर अगर जा रहा है, एक्सेलरेशन है। अभी तक तो नेट फोर्स 0 की कहानी थी, यहां तक नेट फोर्स 0 है। लेकिन अब हम लोग सवाल करेंगे कि अगर पूरा झूला या पूरी प्लेटफॉर्म या ये पूरा सिस्टम ऊपर जाएगा तब क्या नॉर्मल होगा, टेंशन की वैल्यू क्या होगी। जब ये नीचे आएगा तब नॉर्मल क्या होगा, टेंशन की वैल्यू क्या होगी। तो पहले आप इसको नोट कीजिए फटाक से, फिर उसके बाद हम लोग आगे बात करेंगे। पहले इसको नोट कर, फोर्स एक्सर्टेड बाई मैन। ध्यान से देखिए, एक क्वेश्चन है यहाँ पर, जो प्लेटफॉर्म है कितना, 10 kg। उसके बाद है मास कितना है, 80 kg। पूरा सिस्टम ऊपर जा रहा है, कितने ऊपर जा रहा है, कितने के एक्सेलरेशन से, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से। आपको फाइंड करना है फोर्स एक्सर्टेड बाय मैन, और दूसरा आपको निकालना है फोर्स एक्सर्टेड बाय मैन ऑन दी प्लेटफॉर्म, ऑन दी प्लेटफॉर्म। अब अगर आप ध्यान से समझेंगे तो आराम से इस सवाल को आप बना सकते हैं। देखिए सबसे पहले क्या करा, फोर्स एक्सर्टेड बाय मैन। तो अभी जस्ट मैंने आपको बताया
कि एक रस्सी है और इस रस्सी को पकड़ के एक आदमी लटका है, तो आदमी लटका है तो आदमी बेसिकली इस पर क्या लगा रहा है? फोर्स। तो फोर्स एक्सर्टेड बाय मैन जो हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा? टी। मतलब आदमी नीचे लटका तो वो mg लगा रहा है, तो mg लगा रहा है, लेकिन mg के अपोजिट में क्या लग रहा है? t। तो देखा जाए तो आदमी क्या लगा रहा है? टेंशन लगा रहा है। तो बेसिकली फोर्स एक्सर्टेड बाय मैन जो है वो एक्चुअली में टेंशन निकालना है, और फोर्स एक्सर्टेड बाय, अगर यहीं पे आदमी खड़ा हो जाए तो फोर्स एक्सर्टेड बाय मैन ऑन दी प्लेटफॉर्म, तो ये प्लेटफॉर्म पर फोर्स लगाएगा, तो प्लेटफॉर्म इस पर क्या लगाएगा? नॉर्मल। तो इस सवाल में आपको क्या निकालना है? एन निकालना है। मतलब फोर्स एक्सर्टेड बाय मैन एक्चुअली में टेंशन है, और फोर्स एक्सर्टेड बाय मैन ऑन दी प्लेटफॉर्म एक्चुअली में क्या है? नॉर्मल है। अब सवाल पर आते हैं, क्या टेंशन है क्या नॉर्मल है, ये समझ में आ गया। अब सबसे पहले अगर हमें निकालना है टेंशन, तो हम सबसे पहले मैन के लिए काम करेंगे। मैन के लिए काम करेंगे तो सबसे पहले फॉर मैन के लिए काम करते। फॉर मैन के लिए अगर हम काम करें तो देखें, मैन है, मैन का एफबीडी बनाइए, मैन का एफबीडी बनाएंगे। अगर ध्यान से देखिए तो मैन, सबसे पहले मैन के लिए बनाते हैं। मैन पर नीचे कितना लग रहा है? 800। मैन पर नीचे कितना लग रहा है? 800। ठीक है, 800 लग रहा है। तो अब एक चीज समझिए यहां कि मैन के द्वारा, मैन की बात हो रही है, तो मैन किस पर फोर्स लगाएगा? इस रस्सी, इस टेंशन, इस रस्सी पर कि इस रस्सी पर? पकड़े हुआ है इसको, तो टेंशन सिर्फ किस पर लगाएगा? इस पर, क्योंकि ये वाला तो किससे कनेक्टेड है? प्लेटफॉर्म से कनेक्टेड है। तो टी एक ही होगा, हाँ एक ही टी होगा, 2 टी हम लोग नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि मैन की बात हो रही है, तो मैन ने सिर्फ इसी रस्सी को पकड़ा हुआ है। ये रस्सी किससे अटैच्ड है? प्लेटफॉर्म से। तो ये टेंशन प्लेटफॉर्म के लिए यूज करेंगे, लेकिन ये टेंशन किसके लिए यूज करेंगे? मैन के लिए, क्योंकि मैन इस पर लगा रहा है। तो मैन के लिए एफबीडी बनाया, तो मैन का 800 लगेगा नीचे, टेंशन लगेगा ऊपर, लेकिन मैन खड़ा है किस पर? इस प्लेटफॉर्म पर। तो प्लेटफॉर्म भी इसको नॉर्मल रिएक्शन देगा ऊपर, तो एक एन ऊपर हो जाएगा। ये एन क्या है? तो नॉर्मल एक्सर्टेड ऑन मैन, नॉर्मल एक्सर्टेड ऑन मैन बाई प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म के द्वारा जो नॉर्मल लगा गया है वो ये प्लेटफॉर्म। ठीक है, और पूरे का एक्सेलरेशन कितने से ऊपर जा रहा है? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। अब इक्वेशन लिखिए। अब इक्वेशन लिखेंगे तो क्या लिखाएगा? n प्लस टी माइनस कितना? 800 बराबर 80। ये 80 kg है ना, 80 इंटू 2, तो कितना हो जाएगा ये? n प्लस टी बराबर 160, और ये 800 कितना हो गया? 960 न्यूटन। ये आ गया इक्वेशन 1। ये इक्वेशन 1 आ गया। अब दूसरा इक्वेशन लाएंगे, किससे? हम प्लेटफॉर्म का यूज करें। तो अब हम काम कर रहे हैं किसके लिए? फॉर प्लेटफॉर्म। फॉर प्लेटफॉर्म, तो प्लेटफॉर्म के लिए काम करेंगे, तो प्लेटफॉर्म का एफबीडी बनाइए। प्लेटफॉर्म का एफबीडी, ये प्लेटफॉर्म हमने बना दिया। अब देखो प्लेटफॉर्म का वजन कितना है? 10 kg, तो नीचे कितना लगेगा? 100। ठीक है, यहां एक रस्सी जुड़ा हुआ है प्लेटफॉर्म से, तो टेंशन किधर लग रहा है? ऊपर की तरफ। अब जैसे कि प्लेटफॉर्म ने नॉर्मल लगाया था मैन पर, तो उसी तरह मैन भी नॉर्मल लगाएगा किस पर? प्लेटफॉर्म पर। तो ये हो गया नॉर्मल एक्सर्टेड बाय, ये एन जो है वो है नॉर्मल एक्सर्टेड ऑन प्लेटफॉर्म, नॉर्मल एक्सर्टेड ऑन प्लेटफॉर्म बाय किसके वजह से? बाय मैन। अब इक्वेशन लिखिए, और ये पूरा किधर जा रहा है? ऊपर। कितने के एक्सेलरेशन से? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से। ठीक है, अब इक्वेशन लिखिए। तो जो इधर एक्सेलरेशन रहता है उसको पॉजिटिव लेते हैं, तो क्या हो जाएगा? t माइनस एन, अब माइनस 100 इज इक्वल टू कितना? इसका वजन कितना है? 10 किलो। तो 10 गुने 2, 10 गुने 2, तो अब इक्वेशन कितना आ गया? t माइनस एन, और माइनस 100 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा?
प्लस हो जाएगा तो 100 और 20, ये कितना हो गया, ये कितना हो गया 20, तो ये हो गया 20 और 100 कितना हो गया 120 दोनों, ये इक्वेशन 2। अब आप एक आपके पास इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, n प्लस टी है तो इसको अच्छे से लिख दो t प्लस एन, ठीक है, ऐसे भी तो लिख सकते हैं। अब देखिए एक आ गया t प्लस एन बराबर इतना, एक आ गया t माइनस एन बराबर इतना, अब दोनों को जोड़ दो, 1 प्लस 2 को जोड़िए तो n से n कैंसिल हो जाएगा, n से n कैंसिल हो जाएगा तो t कितना हो गया 2t, तो 2t बराबर कितना आ गया 960 और 120 कितना हो गया 0 8 10 1080, तो t बराबर कितना आ गया 540, t बराबर कितना आ गया 540। अब t की वैल्यू आप पुट कर दीजिए यहां, तो t उधर जाएगा, तो t उधर जाएगा तो 960 में से 540 गया तो कितना आएगा 420 न्यूटन नॉर्मल आ गया। बात समझ में आ रही किस तरह से सॉल्व हुआ। आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा कि कौन टेंशन किसके लिए है और कौन कौन सा फोर्स आप लगा रहे हैं। जैसे ही वो आ गया, बस आपको मेन क्या है कि फोर्स कितना है, मतलब किस डायरेक्शन में है और कौन सा है, फिर उसके बाद तो आप फटाक से इक्वेशन लिख लेना, उसके बाद सवाल बन गया। नोट कर लीजिए इसको फटाक से। करने का तरीका थोड़ा अलग है क्योंकि वो एक तरीका था, अब ये दूसरे मेथड से हम लोग समझेंगे। इसमें करेंगे क्या, ध्यान से देखिए, एकदम आसानी से कर सकते हैं काम, इसमें बहुत हद तक छोटा हो जाएगा, रिजल्ट भी आपको वही मिल जाएगा। तो फिगर फिर से बना लेते हैं और बीच में है याहू, चाहे कोई मुझे जंगली कहे, कहने को जी कहता रहे। 5 kg इधर, 65 kg, ठीक है, नीचे जा रहा है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से नीचे जा रहा है, ठीक है। तो अब ध्यान से देखिए क्या करना है। तो आप अगर थोड़ा एनालाइज कीजिए तो क्या आप इस पूरे को एक सिस्टम मान सकते हैं, इस पूरे को एक सिस्टम मान लीजिएगा तो इसका मास कितना हो जाएगा 65 प्लस 5 कितना हो गया 70, तो नीचे कितना फोर्स लगेगा 70 गुने 10 700 न्यूटन, नीचे फोर्स लगेगा कितना 70 गुने 10, क्योंकि 65 और 5 कितना हो गया 70, तो mg कितना आ गया 70 गुने 10, पूरा नेट ये हो गया। अब इसमें टेंशन देखिए, तो चूंकि ये एक रस्सी है और ये भी एक रस्सी है और दोनों रस्सी सेम है, तो कितना हो जाएगा t इसमें भी, t इसमें भी, t इसमें भी, t इसमें भी। आप कहिएगा कि सर दोनों में दो, ये रस्सी तो अलग है, ये रस्सी तो अलग है, टेंशन दोनों में सेम कैसा, क्योंकि आदमी खींचने वाला तो एक, ऐसा थोड़ी कि इधर वाले को ज्यादा खींचेगा इधर वाले को कम खींचेगा। आदमी है तो वो दोनों तरफ वाले को क्या खींचेगा, बराबर खींचेगा, तो बराबर टेंशन प्रोड्यूस करेगा, तो टी 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 टी। तो अब नीचे लग रहा है कितना 700, ऊपर कितना लग रहा है टी प्लस टी प्लस टी प्लस टी कितना 40। जिधर एक्सेलरेशन होता है उधर वाले फोर्स को क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। तो इसका इक्वेशन लिखाएगा 700 माइनस 40, क्योंकि 1t 2t 3t और 4t, तो 700 माइनस 40। इसका अगर हम एफबीडी बनाए तो एफबीडी नीचे लगेगा 700 न्यूटन, ऊपर लग रहा है कितना 40 और नीचे एक्सेलरेशन है कितना 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो 700 माइनस 40 बराबर कितना आ गया, कितना आ गया 70 इंटू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यही ना इक्वेशन होगा। अब इसमें से t निकाल लीजिए, तो 40 700 और ये 70 इधर आ गया, तो 70 बराबर कितना 40। तो t की वैल्यू कितनी आई, t की वैल्यू आ गई 7, ये हो गया आपको 630। 630 में से कितना 630 अपॉन 4, 630 अपॉन 4, तो t की वैल्यू आ जाएगी आपको कितनी 157, ठीक है, हाँ 157.5 न्यूटन, ये आपको टेंशन की वैल्यू आ गई। अब आपको नॉर्मल निकालना है, ये टेंशन हो गया, नॉर्मल निकालना है तो हम लोग प्लेटफॉर्म ले लेते हैं। अब ध्यान से देखिए, प्लेटफॉर्म, फॉर प्लेटफॉर्म के लिए काम करेंगे, फॉर प्लेटफॉर्म, और प्लेटफॉर्म का बनाएंगे एफबीडी। तो सबसे पहले प्लेटफॉर्म ले लीजिए, तो हमने प्लेटफॉर्म ड्रॉ कर लिया। इस प्लेटफॉर्म का वजन कितना है 5 किलो, इस पर टेंशन एक छोड़ इधर से लग रहा है, तो एक टेंशन ये हो गया और दूसरा टेंशन ये हो गया। नीचे कितना लगेगा, तो 50 न्यूटन, mg जो होगा वो 50 न्यूटन लगेगा, प्लस नॉर्मल लगेगा मैन द्वारा नॉर्मल लगेगा। अब इक्वेशन लिख लो। और ये पूरा सिस्टम किधर जा रहा है, नीचे जा रहा है, कितने के एक्सेलरेशन से, तो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के नीचे एक्सेलरेशन से। तो अब जिधर एक्सेलरेशन उधर वाले फोर्स को क्या लेते हैं, पॉजिटिव। तो ये हो गया 50
प्लस एन में से घटा देंगे किसको, टी, टी कितना हो गया 2t बराबर 5 गुने 1, तो n की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, n की वैल्यू आ जाएगी 50, n माइनस 2t और 5 माइनस 50, तो n माइनस 2t, t की वैल्यू कितनी है 157.5 या माइनस 45, तो n माइनस उधर चला गया तो पॉजिटिव, तो माइनस 45 और ये 157 को 2 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस में आएगा 5 दूनी 10 0, 7 दूनी 14 1 15 का 5 हाथ में रहा 1, 5 दूनी 10 और 1 11 का 1 हाथ में रहा 1, 2 और 1 3, 315, यस 315 और ये 0 पॉइंट, तो 0 हटाओ तो 315 आ गया, 315 में से 45 गया तो कितना आएगा, 5 में से 5 गया 0, 11 में से 4 गया 7 और 2, 270 न्यूटन। ये नॉर्मल की वैल्यू, नॉर्मल की वैल्यू 270 न्यूटन। तो इस तरह से हम लोग न्यूटन्स थर्ड लॉ पर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, है ना, ब्लॉक और पुली और प्लेटफॉर्म ये सब लेकर। अब हम लोग थोड़ा लिफ्ट के ऊपर चर्चा कर लेते हैं कि लिफ्ट में क्या क्या होता है, क्योंकि वो भी न्यूटन थर्ड लॉ से रिलेटेड है। तो देखिए, पहले इतना नोट कीजिए, चलिए दिक्कत है तो अब हम लोग लिफ्ट के बारे में बात करेंगे, लेकिन लिफ्ट के लिए पहले से ही कुछ पॉइंट्स लिखा जा चुका है ताकि आपको अच्छे से समझाया जा सके और वक्त बचाया जा सके। देखिए, लिफ्ट के केस में होता क्या है कि आप एलिवेटर, इसको एलिवेटर भी बोलते हैं, ठीक है, लिफ्ट को हम लोग एलिवेटर भी बोलते हैं। तो होता यह है कि लिफ्ट या एलिवेटर के केस में होता यह है कि जैसे मान लीजिए आप लिफ्ट में चले गए तो लिफ्ट आपकी ऊपर भी जाती है और नीचे भी जाती है। तो लिफ्ट के अंदर आप क्या कीजिए कि एक वेइंग मशीन लेकर खड़े हो जाइए और उस पर खड़े हो जाइए। तो बहुत सारी चीज़ें आप नोटिस करोगे, जब जैसे मान लीजिए आप ग्राउंड फ्लोर पर गए और वेइंग मशीन आपने डाल दिया और उस पर खड़े हो गए, तो आपका जो वजन है वो दिखा रहा है, ठीक है, वेइंग मशीन। अब वेइंग मशीन क्या डिस्प्ले क्या करता है, किस चीज़ को रीड करता है, तो याद रखिए वेइंग मशीन नॉर्मल को मेज़र करता है। मतलब आप खड़े हुए mg लगा, उस mg का एक्शन, उस mg का अपोजिट आपको मिलेगा नॉर्मल, और वो नॉर्मल को मेज़र करता है और उसको 10 से डिवाइड करके या 9.8 से डिवाइड करके आपको देता है, ठीक है। जैसे ही आप खड़े हुए तो आपका मान लीजिए आपका वजन है 30 kg, तो 300 हुआ, उस 300 का नॉर्मल को वेइंग मशीन रीड किया और फिर उसको 10 से भाग दिया तो 30 kg, तब आपको फाइनली 30 kg दिखाता है। अब आप वेइंग मशीन लेकर ग्राउंड फ्लोर पर चढ़ गए। अब चढ़ गए तो आपने दबाया मान लीजिए 4th फ्लोर का, तो 4th फ्लोर का जब आपने दबाया तो एक्सेलरेशन अब किधर होगा, क्योंकि लिफ्ट ऊपर मूव कर रहा है। अब जब लिफ्ट ऊपर मूव कर रहा है तो आप ध्यान से कुछ चीज नोटिस कीजिए कि जब आप जमीन पर थे तो नीचे लग रहा था mg और ऊपर लग रहा है क्या चीज, नॉर्मल, ठीक है ना। आप जमीन पर हैं और n किसके बराबर है, mg के बराबर, n किसके बराबर, mg के बराबर। ये जमीन की कहानी है। इस केस में आपको डिस्प्ले हो रहा है 30 kg, कोई एक्सेलरेशन नहीं, तो n बराबर mg। अब एक्सेलरेशन हो गया ऊपर, अब आपने 4th फ्लोर का बटन दबाया तो जमीन से, ग्राउंड फ्लोर से अब आप चले गए, ऊपर जा रहे हैं, तो अब एक्सेलरेशन होगा अपवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि लिफ्ट ऊपर मूव कर रहा है। अब जब एक्सेलरेशन है अपवर्ड डायरेक्शन में, लिफ्ट ऊपर मूव कर रहा है, तो इस केस में आप देखिए एक्सेलरेशन ऊपर है, तो इसका मतलब n बड़ा हो गया और mg छोटा हो गया। मतलब इस केस में n जो होगा वो ग्रेटर देन किसके हो जाएगा, mg के, और आपको वजन बढ़ा हुआ नजर आएगा। आपको आपका जो 30 kg था वो अब आपको 40-50 दिखा सकता है, तो आप टेंशन में आ जाइए कि मेरा वजन कैसे बढ़ गया। टेंशन में आने की बात नहीं, फिजिक्स काम कर रहा है। नॉर्मल की वैल्यू क्या हो गई, बढ़ गई। अब आप जैसे ही 4th फ्लोर पर पहुंच गया और रुक गया, लिफ्ट रुक गया, तो अब जब लिफ्ट रुक गया है तो फिर से n बराबर mg का कहानी, ठीक है। अब आप क्या कीजिए, 4th फ्लोर से फिर ग्राउंड का बटन दबाई, तो अब आप फिर नीचे आ रहे हैं। अब जब नीचे आइएगा तो कौन बड़ा हो गया, mg, क्योंकि डाउनवर्ड एक्सेलरेशन है तो mg बड़ा और नॉर्मल क्या हो गया, छोटा हो गया। इस केस में आपको वेट बढ़ा हुआ नजर आ रहा था,
वेट आपको ज्यादा नजर आएगा, इस केस में आपको वेट कैसा नजर आएगा, कम। जो आप 30 केजी के थे वो हो सकता है 20 केजी दिखाए अब, या 10 केजी दिखाए, कम दिखाएगा क्योंकि डाउनवर्ड mg बड़ा हो गया और नॉर्मल छोटा हो गया, mg बड़ा हो गया नॉर्मल छोटा हो गया, वेट कम हो जाएगा। n बड़ा है mg छोटा है तो नॉर्मल वेट क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो लिफ्ट में यही कहानी है, और अगर लिफ्ट कहीं पर भी अगर रुक जाए तो n बराबर किसके, mg के। अब आते हैं जो पॉइंट्स हमने लिखा है उसी बात को कुछ अच्छे तरह से समझ लेते हैं कि वेइंग मशीन नॉर्मल क्या है, वेइंग मशीन किसको मेजर करता है, नॉर्मल को। एक्सेलरेशन वही बात है, एक्सेलरेशन ऊपर होगा तो नॉर्मल mg से ज्यादा, यही बात लिखा हुआ है कि एक्सेलरेशन ऊपर होगा तो नॉर्मल mg से ज्यादा होगा, तो वेट मशीन का बढ़ा हुआ दिखाएगा, वही बात मैंने यहां लिखा है। फिर एक्सेलरेशन नीचे होगा तो नॉर्मल mg से कम होगा, नीचे होगा तो नॉर्मल mg से कम होगा, तो वेइंग मशीन वेट कम दिखाएगा, घटा हुआ दिखाएगा। अब ये जो बात है, मेन मुद्दा क्या है एक्सेलरेशन का, या तो ऊपर तो नॉर्मल बढ़ा, अगर एक्सेलरेशन नीचे तो mg बढ़ा, तो है कहानी एक्सेलरेशन पर ही। लेकिन इसी बात को कंफ्यूज करने के लिए किस तरह से लिखा जा सकता है, तो ध्यान से देखिए, ए लिफ्ट इज गोइंग डाउनवर्ड, आप कहिएगा कि वो नीचे जा रहा है, डाउनवर्ड बोल रहा है इसका मतलब कि नीचे जा रहा है, तो आप तुरंत इतने बात पर ही आप कहिएगा कि वो लिफ्ट इज गोइंग डाउनवर्ड, इसका मतलब कि नीचे जा रहा है, इसका मतलब mg बड़ा है और n छोटा है। लेकिन ये आपके दिमाग में आएगा और आप कंफ्यूज होकर आंसर का गलत जवाब दे सकते हैं। तो पूरा पढ़ना है और ध्यान से समझना है। ए लिफ्ट इज गोइंग डाउनवर्ड, बिल्कुल नीचे जा रहा है, विथ डिक्रीजिंग वेलोसिटी। डिक्रीजिंग वेलोसिटी मतलब नीचे तो जा रहा है लेकिन वेलोसिटी उसकी क्या हो रही है, घट रही है। अगर जिस डायरेक्शन में जाए कोई भी ऑब्जेक्ट, अगर मान लीजिए इधर जा रहा है तो इस तरफ जा तो रहा है लेकिन उसकी वेलोसिटी घट रही है, इसका मतलब एक्सेलरेशन इधर लग रहा है। जैसे मान लीजिए इसको हमने ऊपर फेंका, तो जब ये ऊपर जाता है तो हाईएस्ट पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है, इसका मतलब कि ऊपर फेंकने पर इसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो इसकी वेलोसिटी अगर डिक्रीज हो रही है इसका मतलब एक्सेलरेशन किधर लग रहा है, नीचे। तो अगर वेलोसिटी डिक्रीज हो इसका मतलब कि एक्सेलरेशन क्या है, उसके अपोजिट लग रहा है। तो कहने को तो ये नीचे जरूर जा रहा है लेकिन इसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज, इसका मतलब एक्सेलरेशन किधर लग रहा है, ऊपर। मतलब इसी का सारांश या कंक्लूजन क्या है, दैट इज एक्सेलरेशन इज अपवर्ड। कहने का मतलब यह है कि आप डाउनवर्ड और अपवर्ड देखकर सीधे आंसर नहीं देना है, आपको पूरा समझना है। भले ही वो डाउनवर्ड जा रहा है लेकिन डिक्रीजिंग वेलोसिटी के साथ, तो वेलोसिटी नीचे जाने में घट रही है, इसका मतलब क्या है कि एक्सेलरेशन किधर है, ऊपर, और दैट इज एक्सेलरेशन इज अपवर्ड। तो अगर एक्सेलरेशन अपवर्ड है तो नॉर्मल क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा और mg कम हो जाएगा। तो इस केस में तो n अगर ग्रेटर देन आ गया तो वेट बढ़ा हुआ दिखाएगा आपको, भले ही वो नीचे जा रहा है लेकिन तब भी आपको कैसा दिखाएगा, बढ़ा हुआ। क्यों बढ़ा हुआ, क्योंकि एक्सेलरेशन अल्टीमेटली किधर है, ऊपर की तरफ। अब उसी बात को दूसरे शब्दों में देखिए, ए लिफ्ट इज गोइंग अपवर्ड, अब अपवर्ड जा रहा है विथ इंक्रीजिंग स्पीड, तो स्पीड भी बढ़ रहा है और ऊपर भी जा रहा है, इसका मतलब एक्सेलरेशन किधर है, ऊपर की तरफ। तो n बड़ा हो जाएगा और mg छोटा हो जाएगा। अब लिफ्ट इज फॉलिंग फ्रीली, जिस केबल से लिफ्ट टंगा हुआ था वो केबल टूट गया, तो लिफ्ट को कोई सपोर्ट नहीं, तो लिफ्ट अब गिरने लगेगा। लिफ्ट अब गिरने लगेगा तो इसके अंदर जो भी आदमी है वो भी क्या होगा, गिरने लगेगा। तो दोनों पर में से किसी पर भी नॉर्मल नहीं लगने वाला है क्योंकि दोनों का दोनों फ्री फॉल हो रहा है और नॉर्मल 0 है। तो ये पिछले लेक्चर में हमने एक सवाल किया था जिसमें नॉर्मल की वैल्यू 0 आई थी, तो नॉर्मल 0 होगा क्योंकि लिफ्ट फ्री फॉल हो रहा है, दोनों गिर रहा है, तो फ्री फॉल के केस में कोई नॉर्मल नहीं होगा। अब दूसरा देख लीजिए, ए लिफ्ट इज गोइंग अपवर्ड विथ डिक्रीजिंग स्पीड, ऊपर तो जा रहा है लेकिन वेलोसिटी क्या हो रही है उसकी, घट रही है, इसका मतलब एक्सेलरेशन किधर है, नीचे, दैट इज एक्सेलरेशन इज डाउनवर्ड, तो n लेस देन mg हो जाएगा। दूसरा, ए लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, ऊपर जा रहा है लेकिन वेलोसिटी कैसी है, कांस्टेंट, मतलब कोई एक्सेलरेशन नहीं है, कोई एक्सेलरेशन नहीं है, मतलब n बराबर किसके, mg के। बात समझ में आ रही है। तो ये हमने कुछ बेसिक पॉइंट्स समझ लिया है किसके लिए, लिफ्ट या एलिवेटर के लिए, और न्यूटन्स थर्ड लॉ यहीं पर खत्म होता है। नोट कर लीजिए इसको फटाक से आप बिना वक्त ज़ाय किए। तो यहाँ तक की कहानी आपको बेहतरीन तरीके से बेहतरीन अंदाज में समझ में आ गई होगी। बहुत
बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। तो हमने बात कर लिया न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ बेहतरीन अंदाज में। इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करने वाले हैं स्प्रिंग के ऊपर। तो स्प्रिंग पर पूरा कंप्लीटली कि स्प्रिंग के साथ स्प्रिंग में कितना नॉर्मल लगेगा, उसका मीन पोजीशन क्या है, उसका इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या है, उसको हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रखेंगे तब क्या होगा, उसको वर्टिकली सस्पेंड करेंगे तब क्या होगा, और उसका जब हम लोग एक एंड कट करेंगे तो कट करने के साथ उसकी उस एंड की वेलोसिटी कितनी होगी, नॉर्मल पर क्या होगा। ये सारी कहानी हमने स्प्रिंग के बारे में इसके नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ा है। तो डिस्प्ले हो रहा है स्क्रीन पर, तो आप जाकर इसका नेक्स्ट लेक्चर देख सकते हैं। और सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट आपका होता रहे और आप शेयर करते रहें, अपने फ्रेंड सर्कल में रिकमेंड करते रहें, और मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखें। गुड बाय एंड खुदा हाफिज़।